हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, मैंने इससे पहले प्रश्न आपको बता चुका था। अब मैं उनसे आगे साइंस के 50 प्रश्न बताऊंगा, काफ़ी डिस्कशन के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न को आपको समझाते हुए हम चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल भैया पूछ रहा है कि किसकी मिश्र धातु है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। अगर आपने पिताजी याद रख लिया तो आराम से आप इसको याद रख सकते हैं। पिताजी से पहर्षी काल से याद रख लीजिएगा, क्या? पीतल याद रख लीजिएगा, पहर्षी काल से पीतल याद रख लीजिएगा। ता से याद रख लीजिएगा तांबा। ता से क्या याद रखना है? तांबा। और जी से याद रख लीजिएगा जस्ता। तांबा और जस्ता। तो खोजिए ऑप्शन में आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कोई बोलते हैं? कोई नहीं बोलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? 24 नंबर का प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कार्बन का शुद्धतम रूप। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो क्या होता है? कोल होता है। क्या होता है? कोल होता है। कोल में 98% कार्बन होता है, तो लेकिन यहाँ कोल तो दिया नहीं है ऑप्शन में। तो उसके बाद होता है हीरा, फिर होता है ग्रेफाइट। तो सब उसके बाद कोल के बाद क्या होता है? हीरा होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ। दोस्तों, हीरा का अगर आकार पूछे कैसा होता है, तो हीरा का जो आकार होता है, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है। इसलिए दोस्तों, हीरा जो है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ पूछे क्या है, तो आपको क्या बताना है? कि हीरा बताना है। क्या बताना है? हीरा बताना है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में आपको बताता हूँ। ग्रेफाइट को दोस्तों हम लोग काला शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला शीशा कहते हैं। और ग्रेफाइट से क्या याद रखना है दोस्तों? ग्रेफाइट जो है एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। एकमात्र अधातु पूछेगा जो विद्युत का सुचालक है, तो आपको क्या बताना है? ग्रेफाइट बताना है। कोयला को हम लोग काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग काला हीरा कहते हैं। और सबसे शुद्ध कोयला पूछेगा क्या होता है, तो एंथ्रेसाइड होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइड होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदल देता है? वो बदल देता है, कौन बदल देता है? अम्ल बदल देता है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का आपको याद क्या रखना है? अनिल याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? अनिल। अ से याद रख लेना है अम्ल। अ से क्या याद रख लेना है? अम्ल। दोस्तों, ये अम्ल जो है नौहर्षी का से याद रख लेना नीला। और ल से याद रख लेना है लाल। तो अम्ल जो है दोस्तों क्या कर दिया? नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल दिया। तो अनिल, आपको ट्रिक याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ। रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप वहाँ जा करके ले सकते हैं, क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अम्ल और क्षार का पता दोस्तों हम लोग किससे लगाते हैं? pH स्केल से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? pH स्केल से पता लगाते हैं। और किससे लगाते हैं? और हम लोग लिटमस पत्र से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? लिटमस पत्र से लगाते हैं। लिटमस पत्र से लगाते हैं। pH स्केल का खोज डॉक्टर सैरेंसन ने किया था, आपको ये बात याद रखना है। और लिटमस पत्र के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, आप इसको आराम से सुनिए। लिटमस पत्र जो है दोस्तों, यह लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है, आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कवक और शैवाल को मिलाने पर क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? कवक और शैवाल को मिला देंगे तो क्या बनेगा? लाइकेन बनेगा। आपको ये बात याद रखना है। मतलब जहाँ होगा कवक वहीं पाया जाएगा शैवाल। ये फिक्स है, जहाँ होगा कवक वहाँ पाया जाएगा शैवाल। आपने गाना सुना होगा, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे श्री राम के बिना। ठीक उसी प्रकार आपको लाइकेन नहीं मिलेगा कवक के बिना। कवक
कवक या शैवाल के बिना। आपको ये याद रखना है लाइकेन के बारे में। अच्छा, लाइकेन के बारे में मैं और भी बात मैं आपको बताता हूँ कि लाइकेन जो होता है दोस्तों, वायु प्रदूषक का सूचक होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन जो होता है रोसेला नाम का लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से प्राप्त होता है, इसका नाम पूछे क्या होता है? रोसेला नाम के लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001 होता है, मिलीमीटर होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर। अच्छा, अब मैं आपको और भी बताता हूँ। 1 माइक्रो बराबर, ये तो मिलीमीटर में हो गया। अगर पूछे कि कितना मीटर होता है, अगर मीटर में पूछ लेता तब आपको बताना था कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 10 हो जाएगा कितना? -6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा, अगर 1 इंच में पूछेगा कितना माइक्रोन होता है, तो 1 इंच में कितना माइक्रोन होता है, तो 1 इंच में कितना हो जाता है? तो आपको 2500 माइक्रोन याद रखना है। कितना याद रखना है? 2500 माइक्रोन होता है 1 इंच में। और आपको मैं बता दूं कि 40 माइक्रोन से ज़्यादा आकार के कण, कितना? 40 माइक्रोन से अधिक यानी ज़्यादा के कण को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। 10⁻⁻6 है, सोचिए कितना छोटा होगा ये, इसलिए इसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। 40 माइक्रोन से अगर छोटा होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है? अगर कोई साइकिल सवार व्यक्ति किसी मोड़ पर जब झुकता है तो क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि वहाँ पर उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। और अपने शरीर को संतुलन बनाए के लिए हाँ, अपने शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए ये क्या करता है? झुक जाता है। तो भीतर की ओर झुकता है, तो बिल्कुल भीतर की ओर झुकता है। तो अपने शरीर को संतुलन बनाने के लिए भीतर की ओर झुकता है। पूछेगा ऐसा क्यों होता है? तो आपको बताना है अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऐसा क्यों होता है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपने शरीर को संतुलन बनाने के लिए साइकिल चालक झुक जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने में, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डैश 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 गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो कुंजी का प्रयोग हम लोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। क्या हो जाएगा? घूर्णन गति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और घूर्णन गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति को हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं, इसका सेडिमेंट्री बेसिन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री बेसिन। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर रहते हैं? हाँ, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। घूर्णन गति, तो घूर्णन गति यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको घूर्णन गति के बारे में बताता हूँ। 31 नंबर बाद में बताऊंगा, पहले इसको बताऊंगा तब ना। तो घूर्णन गति के कारण पूछे क्या होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की घटना, पृथ्वी पर दिन और रात की घटना पूछेगा किसके कारण होता है? तो आपको क्या बताना है कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होता है। अच्छा, अब मौसम का बदलना, मौसम जो आपका बदलता है, ये सब किसके परिणाम होता है? मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है घूर्णन गति के कारण होता है। फिर ज्वार भाटा आना, ये किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? सोयाबीन का उत्पादन होता है। अच्छा, सोयाबीन से एक प्रश्न आपको और याद रख लेना है, सबसे अधिक प्रोटीन पूछेगा किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। पूछे कितना पाया जाता है? तो 42% प्रोटीन अकेले किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना
रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश पूछेगा किसने कहा था, तो आपको बताना है कि JL नेहरू। क्या बताना है, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या कहा था, हृदय प्रदेश। और मध्य प्रदेश को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नदियों की मायका। MP को हम अगला नाम किसे जानते हैं, नदियों की मायका। नदियों की मायका किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में और याद रखना कि सर्वाधिक वन भी पूछेगा, कि भारत में सबसे अधिक वन भी पूछे कहाँ होता है, तो MP में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है। आपको ये बात याद रखना। तो सबसे अधिक वन भी पूछे कहाँ है, तो इसी MP में है। आपको ये बात याद रखना है, वन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। इसी को हम लोग सेडिमेंट्री बेसिन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो इंग्लिश नाम हुआ सेडिमेंट्री बेसिन। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। तो आपको ये बात याद रखना है कि पेट्रोलियम पूछे किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो आपको क्या बताना है, अवसादी चट्टान। अगर ऑप्शन में ना दिखे तो आपको क्या लगाना है, सेडिमेंट्री बेसिन, क्योंकि इंग्लिश में में कहा जाता है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको याद रखना है। समझ रहे हो विनोद, देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह से घुमा करके पूछ रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश पर भी फोकस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके, अच्छा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में और भी। ये जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों, पेट्रोलियम से अगर पूछ लेगा कि कौन सा गैस का प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम से जो गैस प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से गैस, तो आपको बताना कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो हाइड्रोकार्बन गैस। कौन सा गैस प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन गैस पूछेगा किससे प्राप्त होता है, तो इसी पेट्रोलियम से होता है। और पूछेगा कि पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम आपको बताना है कि यह जीवाश्म है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, धरती के अंदर में जो पदार्थ सड़ गल जाता है तो उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अच्छा, और आपसे पूछेगा कि पेट्रोलियम की शुद्धता की माप किससे किया जाता है, यानी इसकी गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता की मात्रक होता है ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या से हम लोग पेट्रोलियम के गुणवत्ता की माप करते हैं, तो ऑक्टेन संख्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या, प्रधानमंत्री कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अगर स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, कौन किया था और कब किया गया था, तो इसका स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। और कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था इसका स्थापना, JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इनका स्थापना किया था। तो आपसे क्वेश्चन या ये घुमा करके किस तरह से और पूछ सकता है, पूछेगा राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा भैया, जो इसका स्थापना करेगा। तो स्थापना कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या बताना है, तो आपको भी आंसर कर देना है, जिस जैसे पूछेगा आपको उसी तरफ से जवाब देना है, उसी तरह से। चलिए, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो PM होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, तो भैया इसका गुरु है, तो महात्मा गांधी के ऊपर कौन था, इसका राजनीतिक, इसका गुरु होगा, तो इसका गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का भी राजनीतिक गुरु था, गोपाल कृष्ण गोखले का भी राजनीतिक गुरु था। आपको ये बात याद रखना है। इसका नाम था महागोविंद रानाडे। क्या नाम था, महागोविंद रानाडे। आपको याद रखना है, ये किसके गुरु थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का महागोविंद रानाडे था। अच्छा, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु पूछेगा, यह पुस्तक कौन लिखा था, तो यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। पुस्तक का क्या नाम था, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले इज माई
माई पॉलिटिकल गुरु, आप लोग लिख लीजिएगा, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। यह पुस्तक कौन लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने और क्या किया था? इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। तो गोखले ने क्या किया था? 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और मैं इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने हितवादी नामक समाचार पत्र चलाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गोखले ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था? तो हितवादी 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 समाचार पत्र समाचार पत्र कौन चलाया था? गोखले ने चलाया था। और आपसे पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा है BGT, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये सब प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन को कर डाला तो आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने में GK GS का अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। आप एक दिन देखिएगा, जब सेट मारिएगा तो आपका ऑटोमेटिक GK GS बढ़िया हो जाएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो लाख बख्श के नाम से हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था लाखों का दान करता था। क्या करता था? लाखों का दान करता था। इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानने लगे? लाख बख्श के नाम से जानने लगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ उपाधि इसका याद रख लीजिएगा, उपाधि। तो उपाधि में 2 याद रखना है, मलिक एवं सिपह सलार। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि कौन धारण किया था? तो आपको क्या बताना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया था। और गुलाम वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश कहते हैं, या इसी को हम लोग मामूलक वंश कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। ये बचपन में दोस्तों अपने माता पिता के साथ में मेला देखने गया था और वहाँ बिछड़ गया था, तो इसको वहाँ से खरीद करके लाया था शेख फखरुद्दीन अली अजीज कुफी। तो आपको क्या रखना है? शेख फखरुद्दीन अली अजीज कुफी नहीं याद रहेगा तो चलेगा, तो फखरुद्दीन अली आप नाम याद रख लीजिएगा, फखरुद्दीन अली। बचपन में इसको क्या किया था? खरीद करके लाया था फखरुद्दीन अली, जो इनके क्या हुए? गुरु था, जो इनका गुरु था। आपको ये बात याद रखना है। और इसको लाया और इसको तीर तलवारबाजी, घोड़ा चलाना सब कुछ अच्छा से चलाया। और ये बच्चा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था अच्छा तरह से कुरान पढ़ लेता था, काफ़ी फास्ट पढ़ लेता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का अगला नाम क्या रख दिया? कुरान खां। क्या नाम रख दिया? कुरान खां। भी पूछेगा किसका नाम है तो आपको क्या बताना है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फखरुद्दीन अली अजीज कुफी का जब मृत्यु हो गया तो फिर से इनके पुत्र ने इसको ला जा करके पाकिस्तान के गजनी में निशापुर बाज़ार में, पाकिस्तान के निशापुर बाज़ार, गजनी में पड़ता है निशापुर बाज़ार, और वहाँ पे ले जा करके बेच दिया। और वहाँ पर इसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा और अपना गुलाम के रूप में इनको रखा। तो आपको ये बात इतना याद होना चाहिए। और इसको हम लोग चंद्रमा का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा का देवता। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा का देवता भी किसको कहते हैं? तो चंद्रमा का देवता भी हम लोग इसी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन जो कर सकता है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति कब कर सकता है? ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब कर सकता है, नहीं। मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति एक शर्त पर करता है कि जब आपातकाल लगा हो। क्या हो? जब आपातकाल लगा हो देश में, तो उस कंडीशन के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? मौलिक अधिकार को छीन लेता है। और आपातकाल का प्रबंध पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से है? तो आपातकाल के बारे में आपको बताना है कि आपातकाल जो है इनका संबंध जो हो जाएगा आपातकाल का 352 आर्टिकल 352 जो है आपातकाल के बारे में बताता है। आपको ये बात याद रखना है, इसके तहत आपातकाल लगाया जाता है। और
और इस समय अच्छा ये मौलिक अधिकार पूछेगा कै गो है, तो पहले 7 गो था। कितना था? पहले 7 था, लेकिन अभी कै गो है? अभी 6 गो है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 गो है। कै गो है? 6 गो है। तो एगो हट गया है संपत्ति का अधिकार, अब इसको विधि का अधिकार में रख दिया गया। आपको याद रखना वर्तमान में किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो आपको क्या बताना है? संपत्ति का अधिकार को, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। आपको ये बात याद रखना है। और मौलिक अधिकार पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 जो बताता है, क्या बताता है? मौलिक अधिकार बताता है। और पूछेगा किस भाग में, तो भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 1235 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। और आपको क्या याद रखना है? मौलिक अधिकार को निलंबन कब करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी था। और सिर्फ दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 ही इस 6 में, ये 6 गो आपको रहता है, ये 6 गो में 4 गो खत्म हो जाता है। सिर्फ 2 ही अधिकार आपको आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति खत्म नहीं कर सकता है। वो 2 अधिकार कौन है? आर्टिकल 20 में जो आपको मिला हुआ है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को राष्ट्रपति समाप्त नहीं कर सकता है। आपको याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, ये सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है। इसको समाप्त राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी नहीं कर सकता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ और प्रश्न बताता हूँ, देखता हूँ। आप फटाफट पहले तो ये बात कमेंट में डाल दीजिए कि पहली बार आपातकाल इंदिरा गांधी 1975 में लगाई थी, उस समय राष्ट्रपति कौन था? तब तक आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। पहली बार आपातकाल जो लगाया गया था, कौन लगाई थी? इंदिरा गांधी लगाई थी। कब लगाई थी? 1975 को। कब लगाई थी? 1975 को लगाया गया था। आपातकाल दोस्तों पूछेगा कि किसके सलाह पर लगाया जाता है, तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर लगाया जाता है। किसके सलाह पर लगाया जाता है? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर लगाया जाता है। अगर आपने इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, अभी और भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको कितना बताऊं एक प्रश्न से, जितना हो सकता है, संभव हो सकता है आपको मैं उतना बताता हूं, क्योंकि टाइम अभी कम है। कैसे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। एक प्रश्नों से आप अनेक प्रश्नों को रिलेट करना सीखे। जिस दिन आपने ये करना सीख गया, समझ जाइए कि आपको जो है जीके जीएस का प्रश्न में गलती होना नामुमकिन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न आपके सामने में है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होगा? तो वो होता है महाअधिवक्ता। कौन होता है? महाअधिवक्ता होता है। और महाअधिवक्ता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल देखिए कहाँ दिखा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? एडवोकेट जनरल, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? महाअधिवक्ता। इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम आपको याद रखना है। देखिए कैसे हिंदी में नाम नहीं दिया है, इंग्लिश में दे दिया है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी फोकस कीजिए। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यह अधिकार जो है कौन देता है? यह अधिकार दोस्तों इसको आर्टिकल 165 देता है। आर्टिकल 165 के तहत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश एक पुस्तक है और इनके लेखक पूछ रहा है कौन है? तो हितोपदेश के जो लेखक हैं वो है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं और भी आपको कुछ बात मैं बताता हूँ। विष्णु शर्मा का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है पंचतंत्र। क्या बताना है? पंचतंत्र भैया किसका पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा का है। किसका है? विष्णु शर्मा का है। नारायण पंडित का तो हितोपदेश है, ये है। और बाण भट्ट का पूछे तो कादम्बरी। क्या बताना है? कादम्बरी। कादम्बरी पूछेगा किसका है? तो बाण भट्ट का है। और ये बाण भट्ट किसके समकालीन था? तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन के ये समकालीन था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और भवभूति के बारे में याद रखना, ये संस्कृत का भवभूति जो था दोस्तों, यह संस्कृत का महाविद्वान था। और इनका रचना आपको याद रखना 3 गो। मालती वाधव। क्या रखना है? 3 गो इसका रचना कौन कौन? मालती वाधव हो गया। फिर उसके बाद में याद रखना है महावीर चरित।
महावीर चरित। फिर आपको एगो और याद रख लेना है, एक तो और मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या था, हाँ, उत्तर रामचरित। क्या था? उत्तर रामचरित। ये तीनों किताब भैया किसका है? भवभूति का है। बाकी बाणभट्ट, कादम्बरी, नारायण पंडित, हितोपदेश, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। तो आपको इतना जानकारी इस प्रश्न से मिलता है जो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बताया। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुल और बियर किससे संबंधित है? दोस्तों, बुल और बियर यह जो है संबंधित है किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। और ये जो है इस पर नियंत्रण पूछेगा कौन रखता है? तो सेबी रखता है, पहला क्वेश्चन। और स्टॉक एक्सचेंज का एक शब्द है, क्या है? बुल और बियर। इसमें बुल और बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। बुल का अर्थ होता है शेयर का बढ़ना। बुल का पूछेगा क्या अर्थ होता है? दोस्तों, बुल का जो अर्थ होता है, क्या होता है? अचानक से शेयर का बढ़ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर अगर बढ़ जाता है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। बियर कहते हैं शेयर का धड़ाम से नीचे गिरना। बियर हम लोग किसको कहते हैं? तो शेयर का गिरना ये क्या कहलाता है? बियर कहलाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ता हूँ दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। और इनसे आगे मैं आपको अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा 39। चलिए 39 बताते हैं, 40 से जो है अगला रखेंगे। चलिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय औद्योगिक, चलिए यहीं तक छोड़ देता हूँ, 39 से बाद में बताएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आप इंतजार कीजिए, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ, काफ़ी डिस्कशन के साथ। अगर आप पहले से कहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये सब वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग उतना करते जाइए। और रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया, ITIHASKIDUNIYA 99। यहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।